जय साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग ईवीएस का क्लास करने वाले हैं, जैसा कि सभी साथी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग का ईवीएस के ऊपर क्लास नंबर 2 है। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में हम लोग ईवीएस का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो सभी साथियों से आग्रह है कि जो जो साथी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए मेरे साथियों, आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए क्या बोला गया है, नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। और हमको यहाँ पे एक पहेली दिया गया है, अब इसको हल करना है। देखिए मेरे भाई, पहेली में क्या दिया है। इसमें दिया है, कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूं मैं भाती, बोलो मैं हूं क्या कहलाती। इसका हल है, बताइए। अब ये जो आवाज है, ये जो वॉइस है, ये किसका है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है मैना, बी में है तोता, सी में है फाख्ता और डी में है कोयल। बताइए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये कोयल की वॉइस। ठीक है। बताइए, कोई भी साथी को इस पहेली को समझने में जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सबसे आसान पहेली था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि के साथ क्या दिया है। घास, हिरन, टाइगर। मतलब घास तो हिरन खाती है, हिरन को टाइगर खाता है। कुछ वर्षों के बाद खास श्रृंखला का क्या होगा, बताइए मेरे साथी। कुछ वर्षों के बाद खास श्रृंखला का क्या होगा। अगर इसी तरीके से हिरणों का अगर अवैध शिकार चलता रहा, उसमें वृद्धि होती रही, तो कुछ वर्षों के बाद खास श्रृंखला का क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है घास कम होने लगेगी, बी में है बाघ अपनी आबादी में वृद्धि करेंगे, सी में है बाघों की आबादी घटेगी और डी में है बाघ अपनी भोजन की आदत बदल देंगे। देखिए मेरे भाई, भोजन की आदत बाघ कभी नहीं बदलेंगे, जो वो खाते हैं वही खाएंगे। तो ये पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। फिर है घास कम होने लगेगी। घास कैसे कम होने लगेगा। आप देखते होंगे कि जिस मैदान में लोग कुछ भी नहीं करता है, लोग खाली जमीन छोड़ देते हैं, तो वो घास अपने आप वहां पे ऊपर जाती है। तो घास कम होने लगेगी, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। घास यूं ही बढ़ते रहती है, कहीं भी खाली जमीन कुछ भी नहीं करी है, घास हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाघ अपनी आबादी में वृद्धि करेंगे। बाघ अपनी आबादी में वृद्धि कैसे करेंगे, उसको सही से भोजन मिलेगा, तभी तो वो फिर अपनी आबादी में वृद्धि करेंगे ना, जनन करेंगे, प्रजनन करेंगे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्लियर बोल दिया है कि हिरणों के अवैध शिकार में वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि के साथ। तो जब वृद्धि होगी तो हिरण का आबादी घटेगा। जब हिरण का आबादी घटेगा तो बाघ को फिर खाने के लिए नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, बाघ की आबादी भी घटेगी। तो यहाँ बोल रहा है बाघ अपनी आबादी में वृद्धि करेंगे, ये बात गलत हो जाएगा। फिर बाघों की आबादी घटेगी, ये बात सही है, बाघों की आबादी घटेगी, जब उसको भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी आबादी घटेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसमें देखिए मेरे भाई क्या बोला है, दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI 331 था। निम्नलिखित में से AQI किसे चिन्हित करता है, बताइए मेरे साथ। अब हमको बताना है कि AQI का मतलब क्या है। तो अभी सभी साथी हाल ही में एक न्यूज सुने होंगे कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता AQI के मतलब के बारे में काफी ट्रोल की गई थी। उन्होंने AQI का क्या मतलब बताया था, उन्होंने इसको तापमान से संबंधित बताया था। तो सभी साथी को पता होगा, इसलिए हमारे कोई भी साथी सीटेट के एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो तापमान से मत जोड़िएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर खत्म हो जाएगा। तो देखिए AQI का फुल फॉर्म क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है मेरे भाई, जहां भी अगर AQI का अगर मतलब पूछा जाए तो रेखा गुप्ता की तरह बयानबाजी नहीं करिएगा, एकदम लॉजिक बात बताइएगा। ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है, वायु मात्रा सूचकांक, बी में है वायु प्रमात्रा सूचकांक, सी में है वायु गुणवत्ता सूचकांक और डी में है वायु द्विघाती सूचकांक। तो क्या हो जाएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए, कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या मिला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी परिवार का है, बताइए। अब इन चारों में से स्तनधारी परिवार का कौन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है वेल, बी में है मेढक, बी में क्या है मेढक, सी में है कबूतर और डी में है छिपकली। बताइए मेरे साथी क्या होगा। तो देखिए छिपकली जो है ये सरीसृप परिवार में आता है, किसमें आता है, सरीसृप में आता है। तो इसके बाद कबूतर क्या है, तो मेरे भाई ये पक्षी है। ये क्या है मेरे साथी, ये पक्षी है। उसके बाद मेढक क्या है, तो मेढक क्या है मेरे भाई, ये उभयचर है।
क्या होगा? उभयचर। उसके बाद भेल क्या आ जाएगा? तो भेल आ जाएगा हमारा स्तनधारी। क्या आ जाएगा मेरे भाई? स्तनधारी। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को समझने में कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लंगर की प्रथा संकेत करती है, बताइए लंगर की प्रथा क्या संकेत करती है? बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है मध्याजल, बी में है मुक्त समुदाय रसोई, सी में है एकत्रित दान और डी में है पवित्र भोजन। बताइए। तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब मुक्त समुदाय रसोई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। भौम जल स्तर से नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को कहते हैं। बताइए भौम जल को क्या कहेंगे? यहाँ क्लियर बोल दिया है कि भौम जल से नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भौम जल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है भूमिगत जल, बी में है जल भर, सी में है तू स्थित जल और डी में है गुप्त जल। बताइए क्या कहेंगे इसको? तो मेरे साथी इसको हम लोग कहेंगे जल भर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, सभी साथी इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए अब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कोई भी साथी को न स्किप करना है, नहीं गलत जवाब देना है, एकदम सोच समझ के सही जवाब देना है। देखिए हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। अब हाथी के बारे में जो यहाँ 4 कथन दिया गया है, इन 4 कथन पर विचार करना है। देखिए क्या बोला है। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। एकदम बात सही बोला है। 3 माह का जो हाथी होता है उसका भार क्या होता है? 2 क्विंटल लगभग होता है। फिर बी में है हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हुए केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये भी बात सही है। हाथी जो है अत्यधिक आराम नहीं करते हुए केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। फिर सी में क्या है? कोई व्यस्तक हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है। नहीं भाई, कोई भी जो व्यस्तक हाथी है ना वो 24 घंटे में सिर्फ 100 क्विंटल ही पत्ती टहनी या कोई भी झाड़ी खा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो कथन है ये गलत हो जाएगा। फिर डी में किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवारों के सदस्य ही होते हैं और उनमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी झुंड का नेता होता है। नहीं भाई, नर हाथी नहीं, मादा हाथी होता है। कौन होता है? मादा हाथी झुंड का नेता होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सही हुआ? तो ए और बी सही है। देखिए ए भी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में है केवल ए और बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे साथी। तो आप सभी भाई कमेंट में बताइए, सभी बहन कमेंट में बताइए कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। सीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही थी? बताइए मेरे साथी, आपके अनुसार वह किस पक्षी को इशारा कर रही थी? तो ऑप्शन नंबर ए में है कबूतर, बी में है गौराया, सी में है उल्लू और डी में है कौवा। बताइए। तो इशारा कर रही थी उल्लू की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? बताइए। संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए में है चीतल, बी में है बारहसिंगा, सी में है सांभर और डी में है संगाई। देखिए मेरे भाई ये चारों जो है ना ये हिरण के प्रकार का नाम है। चीतल, बारहसिंगा, सांभर, संगाई। लेकिन हमको यहाँ बताना है कि संकटापन हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील एक स्थान है। लोकटक झील एक स्थान है, हमको उस प्रकार का नाम बताना है। तो वो हो जाएगा हमारा संगाई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसको हम लोग डांसिंग हिरन भी बोलते हैं, नाचने वाली हिरन। अब ये जो लोकटक झील है ये कौन से राज्य में पाया जाता है? तो मेरे साथ ये पाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। तो अगर ये पूछ दे कि लोकटक झील कहाँ पाया जाता है, मतलब लोकटक झील कहाँ पे स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए। और ये जो संगाई प्रजाति का जो हिरन है ये कहाँ आपको ज्यादा मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको लोकटक झील, मतलब केवल लोकटक झील में संगाई आपको डांसिंग हिरन देखने को मिलेगा, जो संकटापन प्रजाति में अब गिना जाता है, उसको शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। बीन्स फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। बीनस फ्लाई ट्रैप तथा पीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि
ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं और कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं। बताइए कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है पोषण तत्व, बी में है वायु, सी में है जल और डी में है मृदा। क्या प्राप्त करेंगे मेरे साथी? तो ये प्राप्त करेंगे पोषण तत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, मतलब विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 22 मार्च को, बी में है 5 जून को, सी में 11 जुलाई को और डी में है 22 अप्रैल को। बताइए मेरे साथी कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। इसमें क्या बोला है? आरटीई एक्ट 2009 सूचित करता है। बताइए मेरे साथी आरटीई एक्ट 2009 क्या सूचित करता है? तो सभी साथी पहले आरटीई का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिखिए क्या होगा? देखिए मेरे साथी आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। क्या होगा? राइट टू एजुकेशन। अब बताना है कि आरटीई एक्ट 2009 सूचित करता है, क्या सूचित करने का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। नहीं भाई, ये बात गलत है। बी में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये बात गलत है। सी में क्या 16 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये बात गलत है। इसमें क्या है? डी में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये बात सही है। ये बात सही है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये आरटीई 2009 सूचित करने का काम करता है। ठीक है, ये शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कानून अधिकार बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, ये चरण उचित क्रम में नहीं है। अब ये जो चरण यहाँ दिया गया है ये उचित क्रम में नहीं है, इसको उचित क्रम में सजाना है। सजाइए। देखिए ए में क्या दिया है? मिट्टी गुड़ाई करना, बी में है खरपतवार हटाना, सी में है प्याज के ऊपर की सूखी पत्ती को काटना, डी में है प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना और ई में है बीज बोना। तो बताइए मेरे साथी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्याज की खेती के लिए? सबसे पहले मेरा काम होगा मिट्टी गुड़ाई करना 1 नंबर में। उसका बाद क्या करेंगे? उसका बाद काम करेंगे बीज बोना 2 नंबर में। उसका बाद क्या करेंगे? खरपतवार हटाएंगे 3 नंबर में। उसका बाद हम लोग क्या करेंगे? प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालेंगे 4 नंबर में। उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटेंगे 5 नंबर में। अब यहाँ पे सजा लीजिए। पहला हमारा क्या आ गया? ए, फिर दूसरा क्या आ गया? ई, तीसरा हमारा क्या आ गया? बी, और चौथा आ गया हमारा डी और पांचवा आ गया सी। अब देखिए तो ये कहाँ है? ए ई बी डी सी। ए ई बी डी सी ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी छात्र को समझने में थोड़ा सा जरा सा कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि? बताइए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं ऐसा क्यों है? तो ऑप्शन नंबर ए में है गर्दन में मांसपेशियों को फड़कना आम होता है, बी में है आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, सी में है यह एक अनैच्छिक क्रिया है, डी में है साथी को आकर्षित करने के लिए। तो देखिए साथी को आकर्षित करने के लिए नहीं होगा, अनैच्छिक क्रिया भी नहीं होगी और गर्दन में मांसपेशियों को फड़कना आम होता है, यही बात नहीं है। क्या हो जाएगा? आंखें स्थिर होती तथा हिल नहीं सकती, ये बात सही है। इसलिए पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए कोई भी साथी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई। बताइए भारत में उच्चतम वर्षा कहाँ रिकॉर्ड की गई? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है चेरापूंजी में, बी में है अंगुबे में, सी में है महाबलेश्वरम में और डी में है मासिनराम में। बताइए कहाँ पे दर्ज की गई है उच्चतम वर्षा? तो ये दर्ज की गई है मासिनराम में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये मासिनराम कहाँ है? तो ये मासिनराम है मेघालय में। कहाँ है मेरे साथी? मेघालय में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में। तो देखिए क्या बोला है। कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं, क्या है यहाँ 5वीं लिखा गया लेकिन क्या होगा? 5वीं होगा। कल्याणी अपनी कक्षा 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होता है दिन होता है और उस भाग
उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है, रात होती है, ऐसा इससे प्रभावित हुई। उसने कहा, अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें तो चलते रहे तो क्या हमें रात मिलेगी? किस दिशा में हमें रात मिलेगी? कक्षा के सही विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइए, कल्याणी की प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए मेरे साथी? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। बी में उसे यह समझाना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा। डी में उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहना चाहिए। और डी में उसे यह कहना चाहिए कि आज वह दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। बताइए, कल्याणी जो एक 5वीं क्लास की शिक्षिका है, उसके द्वारा क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? तो मेरे साथ ही उसके द्वारा प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसे विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए, ये क्या है? विषय पेडागोजी, मतलब ईवीएस पेडागोजी। आपको लगेगा ना कि सब का सब ऑप्शन सही है, उसी में से आपको एकदम उसका एग्जैक्ट सटीक और श्रेष्ठ ऑप्शन तलाशना है। इसी कारण क्या होता है कि बहुत सारे साथी कहेंगे ये भी चाहिए। देखिए, ये भी क्या बोला है, उसे कहना चाहिए कि आज वो दिन और रात का होना ही पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अपनी कक्षा में करेंगे। तो बहुत सारे कहेंगे चर्चा की बात हो रही है, तो मतलब इसको सही मान देंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन के सामने ये गलत हो जाएगा। उसे यह समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं क्योंकि पृथ्वी का वह भाग बहुत दूर होगा, ये तो पहले ही कट जाएगा। ऐसा मानना ही नहीं है और समझाना ही नहीं है। उसे कक्षा को हंसना बंद करने और अनुशासन बनाए रखने का निर्देश देना चाहिए। ऐसा भी कल्याणी को नहीं करना है, ऐसा भी अध्यापिका को नहीं करना है। क्या करना है, उसे विद्यार्थी से इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, हम लोग का पेडागोजी आ गया है। सभी साथी ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ के समझ के और तब जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें बोला है, निदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निदा की अध्यापिका है तो क्या करेंगे? बताइए मेरे साथी, जो यहाँ पे ये कथन देख रहे हैं, आप अगर निदा की अध्यापिका होते तो क्या करते? आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? बताइए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में निदा से कहेंगे कि वह जल्दी उठे जिससे सारा काम करके वह समय पर स्कूल आ सके। बी में निदा की मम्मी से बात करेंगे और कहेंगे कि उसे समय पर स्कूल आने में सहायता करे। सी में निदा से कहेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना परिवार के सभी सदस्य की जिम्मेदारी है। डी में कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थी से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है? बताइए, इन चारों में से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? बताइए। तो सबसे बेस्ट प्रतिक्रिया हो जाएगा, कक्षा में चर्चा का आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे कि घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एकदम सही जवाब, सटीक जवाब और श्रेष्ठ जवाब जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? बताइए, एक पर्यावरण की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? तो हमारे पास यहाँ 4 साधन दिए गए हैं, चारों को बारी बारी से पढ़िए और बताइए कि कौन कौन सही होगा, कौन कौन उपयोगी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त, ये साधन आपका सहयोगी होगा। बी में केवल हाई डेफिनेशन 3 आयामी चलती, केवल जहां दिख जाए ना सीधे काटना है। समझिए मेरे साथी, बस आगे कुछ सोचना ही नहीं क्योंकि निगेटिव टैग वर्ड है। कृषि में सदैव शिक्षार्थी को इंद्रिय में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, ये बात सही है। सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, जैसे अवलोकन भी हो सकता है, चर्चा भी हो सकता है, क्षेत्र भ्रमण भी हो सकता है। तो उन सभी में से बच्चों के किसी एक इंद्रिय पर आधारित हम लोग कार्यक्रम करवा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। टी में सदैव प्रयोगों पर आधारित, देखिए सदैव प्रयोगों पर आधारित नहीं रहना है। मान लीजिए कभी आपको चर्चा पर भी मतलब आधारित होना है, चर्चा का भी आयोजन करना है, क्षेत्र भ्रमण का भी आयोजन करना है, क्षेत्र भ्रमण का भी आयोजन करना है मेरे साथी। फिर उसके बाद आपको तरह तरह के बच्चों के सामने चर्चित का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब क्रियाकलाप विधि का भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आयोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला? सदैव प्रयोगों पर आधारित, तो सदैव प्रयोगों पर आधारित नहीं रहना है। चर्चा, क्षेत्र भ्रमण, क्रियाकलाप और बहुत सारे गतिविधि के माध्यम से बच्चों को संलग्न कर सकते हैं, सिखा सकते हैं और उसका आप लोग अवसर
दिलवा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका भी सही सही जवाब हमको मिल गया है ए और सी। ए और सी कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। अब बताइए इन चारों में से प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन होगा। बताइए, तो ऑप्शन नंबर ए में है अवधारणा निर्माण, बी में है आदत निर्माण, सी में है खोजने का आनंद और डी में है सूचना। बताइए मेरे साथी क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा खोजने का आनंद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्लियर बोला है कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। तो देखिए प्राथमिक कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है खोजने का आनंद। बच्चा को किसी भी काम करने में आनंद आएगा ना, तो बच्चा उसमें बहुत ही रुचि के साथ करेगा, सीखने के लिए करेगा। और आप देखेंगे कि कोई काम में बच्चा को अगर आनंद नहीं आ रहा है, कोई पढ़ने के लिए बुक दे दिए या कोई आप उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ पजल दे दिए, तो उसमें अगर उसको इंटरेस्ट अगर नहीं आ रहा तो देखिएगा कि किताब उताब सब फाड़ के फेंक देगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि बच्चा को उसके अकॉर्डिंग क्लासरूम का संचालन कर दीजिए, बच्चा स्वयं से सीख लेगा। मतलब लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके पढ़ लेगा, करके सीख लेगा वहां। ठीक है, तो इसका हो जाएगा खोजने का आनंद। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 20 में आइए। निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन से कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में गतिविधि एक शारीरिक सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है। बी में गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। सी में गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं करवाया जा सकता है। बताइए जहां गतिविधि का आयोजन होगा, क्या उस क्लासरूम में पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा नहीं होगा। बताइए क्या होगा, ऑप्शन में लिखिए, सॉरी कमेंट में लिखिए। डी में गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होती है। बताइए क्या क्या सही होगा, क्या क्या सही होगा गतिविधि के बारे में इसके संदर्भ में। देखिए गतिविधि एक शारीरिक सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है, एकदम सही बात। ये ऑप्शन क्या सही है। बी में गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है। नहीं, ये प्राथमिक कक्षा के लिए भी उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं के लिए भी उपयुक्त है, मुश्किल नहीं है। तो मुश्किल जगह क्या किया, ऑप्शन को गलत करने का काम किया। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियत समय पर पूर्ण नहीं कराया जा सकता, ऐसा नहीं है। गतिविधि के द्वारा भी पाठ्यक्रम सही समय पूरा कराया जा सकता है। आप जितना व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे ना, जितना बच्चा नहीं सीख पाएगा उससे कई गुना बेटर आपका गतिविधि के माध्यम से बच्चा सीख लेगा। तो ये ऑप्शन देखते काटना है। फिर क्या है, गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया, एकदम सही है। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया है, सॉरी गतिविधि क्या है मेरे साथी, अनुभव से सीखने की प्रक्रिया है और सीखने में सहायक है। तो ये बात क्या है, एकदम बिल्कुल सही है, राइट बात बोला गया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी और ए। डी और ए क्या हो जाएगा हमारा, सही कथन हो जाएगा। देखिए डी और ए कहाँ है, तो डी और ए हमारा ए और डी मिल गया ना ऑप्शन नंबर सी में, केवल ए और डी सही है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और किसी भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं भी कंफ्यूजन रह जाए तो बिना शर्माए बिना हिचकाए एकदम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग अगला क्लास में आएंगे तो फिर हम लोग आपके क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रयोग के बारे में सही है। बताइए अब इन चारों में से प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सही होगा। देखिए मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए में प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। जिससे क्या होगा, सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके। सी में प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सके। सी में प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सके। और डी में प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताया जाना चाहिए क्योंकि प्रयोग अवलोकन जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। आप बताइए कौन सही होगा, प्रयोग के बारे में सही कौन कौन होगा। तो मेरे साथी ध्यान पूर्वक देखना है। इनमें बोला है प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाना चाहिए। देखिए प्रयोग का जो परिणाम है ना, ये पाठ्य पुस्तक में नहीं देना है जिससे सही विद्यार्थी पुष्टि कर सके। विद्यार्थी उसके परिणाम स्वयं करेंगे, स्वयं निकालेंगे, स्वयं तलाशेंगे, समझे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी में प्रयोग के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण कर सके, ये बात सही बोला है। ये आपको प्रयोग के बारे में सही कथन दिया गया है। सी में प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताया जाना चाहिए। देखिए प्रयोग के परिणाम शिक्षक द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी पुष्टि कर सके।
देखिए बच्चा स्वयं इसके परिणाम को आपको पुष्टि करेगा, खोजेगा और इसका आपको जानकारी वो निकालने का काम करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रयोग के परिणाम शिक्षक द्वारा नहीं बताए जाने चाहिए, बात सही है, क्योंकि प्रयोग अवलोकन जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में है। तो कौन सही हो जाएगा, तो सही हो जाएगा हमारा बी और डी। देखिए बी और डी कौन से ऑप्शन में है, तो बी और डी है मेरे साथी बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। बताइए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी। मेरे साथ ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना है। इसमें बोला है कि पत्तियों एवं फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि होगी। अब इन चारों में से सबसे उपयुक्त विधि कौन होगा, बताइए। तो देखिए ए में छात्रों को पत्तियों एवं फूलों की विभिन्न रंगीन तस्वीरें उपलब्ध कराना, बी में छात्रों को रेखा चित्र बनाने में संलग्न करना और उनके सृजनात्मक कौशल का उपयोग करना, सी में शिक्षार्थियों को पौधे एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना, और डी में पत्ती तथा फूलों से संबंधित प्रत्ययों को भली प्रकार दोहराना। बताइए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही जाएगा मेरे साथी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एकदम सटीक सही और श्रेष्ठ जवाब जाएगा विद्यार्थियों को पौधा एवं पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, मतलब प्रदर्शित किया जा रहा है भीम अपने बागवान को पूछता है फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशल को प्रदर्शित किया जा रहा है, बताइए। अब भीम के द्वारा कौन से प्रक्रिया कौशल का प्रदर्शन किया जा रहा है हमको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है अवलोकन, प्रयोग, सी में है प्रश्न पूछना और डी में परिवेश के साथ अंतःक्रिया। अब बताइए यहाँ कौन कौन सा कौशल का यहाँ प्रयोग हो रहा है मेरे साथी। तो देखिए हमको देखना है, यहाँ बोला फूल और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं। भीम के द्वारा कौन सा प्रक्रिया कौशल का यहाँ प्रश्न हो रहा है हमको बताना है। तो देखिए ए में अवलोकन का हो रहा है, प्रयोग का नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, देख रहा है। बात समझे कि नहीं, यहाँ पे प्रयोग करने का काम नहीं हो रहा है। पूछ रहा है तो भाई प्रश्न पूछना चलेगा, प्रश्न पूछना क्या चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करना। देखिए यहाँ परिवेश के साथ अंतःक्रिया की बात नहीं हो रही है, सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है, चीजों को देख रहा है और देखने के बाद उसका अवलोकन कर रहा है, और अवलोकन करने के बाद जो भी उसको डाउट हो रहा है वो अपने बागवान चाचा से क्या कर रहा है, पूछने का काम कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ए और सी। अब देखिए ए और सी कहाँ है, तो ए और सी है केवल आपको डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को जरा सा थोड़ा सा कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पौधों की पड़ी में दीदी एक बगीचे में बैठी है। शबनम कहती है कि दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपलू अपने शिक्षक से पूछता है जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती है। टपलू क्या अपने शिक्षक से पूछ रहा है मेरे साथी, टपलू अपने शिक्षक से पूछ रहा है कि जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती है, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। अगर इस तरीके से मेरे साथी अगर आपके शिक्षार्थी आपके बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। बी में वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है और वह आधार पर सुरक्षित रहता है। सी में विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहे कि क्या होता है। ठीक है, डी में व्याख्या करनी चाहिए कि बगीचे की घास कटने के बाद भी फिर से वृद्धि करती है। अब बताइए, देखिए तो यहाँ व्याख्या नहीं करना है, व्याख्या जहां भी दिखे आपको काटना है, क्योंकि यहाँ क्लियर है कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ, तो यहाँ व्याख्या से आपका बच्चा सही से नहीं सीखेगा। फिर विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाए, उन्हें घास पर बैठकर तथा चलकर देखने को कहे कि क्या होता है, ये आपका सबसे अच्छा और सबसे सही सटीक और श्रेष्ठ जवाब जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बी में क्या बोला है, वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित है और वह आधार पर सुरक्षित है। यहाँ वर्णन नहीं करना है, वर्णन करने की बात नहीं करना है, आपको वहां पे क्या करना है, उस चीज को उपलब्ध करा देना है। जैसे मान लीजिए कि आपको बच्चा के के बारे में क्वेश्चन पूछा है, घास के बारे में समझाना है, तो सर घास का मैदान मिले जाके उसको
बताइए, दिखाइए, समझाइए। बच्चा खुद से अवलोकन करेगा, खुद से प्रयोग करेगा, चल के देखेगा, उसका कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वर्णन का बात यहाँ गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चर्चा करनी चाहिए कि घास के पौधे पत्तियों की क्षतिग्रस्त होने पर भी जिंदा रह सकते हैं। देखिए ये चल सकता है, ये आपका ऑप्शन चल सकता है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन हमको मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमेशा विषय पेडागोजी होता है, चाहे किसी भी तरह का पेडागोजी, आपको उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन तलाशना होता है। आपको इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही मिलेंगे, लेकिन आपको उससे सबसे श्रेष्ठतम, सबसे नजदीक का ऑप्शन टिक लगाना है, ताकि एक भी आंसर आपका गलत न जाए। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। कबीर एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है। कबीर क्या है, ये कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक है। यात्रा का प्रत्यक्ष अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है, वह प्रयास कर रहा है। बताइए वह क्या प्रयास कर रहा है, कबीर क्या प्रयास कर रहा है यहाँ पे, वो हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, बी में है कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, सी में है शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ाने का, डी में है प्रयोगात्मक एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का। तो देखिए मेरे साथी, तो यहाँ कवित है प्रयोग एवं क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षण से बचने का काम नहीं कर रहा है, उसका यह प्रयास नहीं है। शिक्षण के प्रति व्यवहारिक पद्धति को बढ़ाने का, ये भी ऐसा उसका कोई प्रयास नहीं है कि शिक्षण के प्रति बच्चों में व्यवहारिक पद्धति को बढ़ाए, ये भी नहीं होगा। फिर क्या है, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, ये हो सकता है। और छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, ये भी नहीं होगा। छात्रों से प्रश्न पूछने से हटाना, ये क्या, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। जब सृजनात्मक लेखन पर बल देगा तो बच्चे के मन में बहुत सारे विचार आएंगे, जब विचार आएंगे तो बच्चा शिक्षक से बहुत सारा प्रश्न करेगा। और यहाँ तो कह रहा है कि छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने का, तो ये बात तो पहले ही कट जाएगा। तो क्या सही होगा इसके अकॉर्डिंग, कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमको इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तलाशना है, तो ये हो जाएगा केवल बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी सही है, और यहाँ भी जो ऑप्शन दिया है केवल बी, केवल बी में ही दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है, पार्ट 3 पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बाढ़े लाता है तो गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा है। जब जल बाढ़े लाता है तो गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई, तब छुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई और उसके शहर में क्यों नहीं आई है। निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल होगा, बताइए इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल क्या होगा मेरे साथी। तो ऑप्शन नंबर ए में है कक्षा चर्चा, बी में है चित्र, सी में है क्रियाशील मॉडल और डी में है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का भ्रमण। बताइए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रियाशील मॉडल। बच्चा को बहुत सारे एक्टिविटी के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, और वैसे बाढ़ग्रस्त जो भी उसका एग्जाम्पल होता है उसके माध्यम से बच्चा को सिखाना। बात समझे कि नहीं। अब बच्चा क्रियाशील मॉडल कैसे देखेगा, आप बहुत सारे उसको लैब में ले जाकर दिखा सकते हैं, बहुत सारे उसको आप टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से समझा सकते हैं कि जो बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं उसमें बाढ़ कैसे आते हैं। बात समझे कि नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चा का जो भी मन में डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, फिर बच्चा इस चीजों पर अच्छा से कॉन्सेप्ट बनाएगा और विचार करेगा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों से हम लोग कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कैसे बाढ़ग्रस्त इलाकों को हम लोग बाढ़ग्रस्त मुक्त बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। कक्षा तीसरी की पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी में अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। क्या दिया है, अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया, छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। छुटकी ने क्या किया, अब कांच के गिलास में पन्ना मांगा, बोला कि मुझे अब कांच के गिलास में पन्ना दीजिए। अंकल अंकल क्या किए, अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। अब जो अंकल स्टील के गिलास में पन्ना दिए थे, अब उसको क्या किए, कांच के गिलास में पलट दिए। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे कम पन्ना दिया है। पियाजे के सीखने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है, बताइए मेरे साथी, छुटकी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम बोलते हैं सेंसोरी मोटर। क्या बोलते हैं मेरे साथी, सेंसोरी मोटर। किसी भी साथी को हिंदी देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हम यहाँ इंग्लिश में नाम लिख दे रहे हैं। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज।
फिर है हमारा मूल संक्रियात्मक, इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल। क्या बोलते हैं? कंक्रीट ऑपरेशन बोलते हैं मेरे साथ। फिर हमारा है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल ऑपरेशन टाइम ऑफ पीरियड कितना होता है, बच्चों का एज कितना होता है, तो देखिए सेंसोरी मोटर का जो एज है ये होता है 2 से 2 वर्ष तक, 2 से 2 वर्ष तक। फिर उसके बाद आपका जो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका होता है 2 से 7 वर्ष। क्या होगा? 2 से 7 वर्ष। ठीक है। और पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, इसमें होता है आपको 7 से 11 वर्ष। क्या होगा मेरे साथी? 7 से 11 वर्ष। और फिर जो आपका औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था है, इसमें होता है 7 11 से एभव। क्या होता है? 11 से ऊपर या एभव। ठीक है। सभी साथी को समझ में आ गया होगा कि कौन से स्टेज में बालकों का क्या उम्र होता है। अब बताइए, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो छुटकी है, छुटकी तो सिद्धांत के अनुसार छुटकी कौन से अवस्था में अभी है वो हमको बताना है। तो देखिए, ये हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पे ये कंजर्वेशन के गुण को नहीं समझ रही है। मतलब बच्चा जो क्या है यहाँ उलटना पलटना नहीं सीखी है, मतलब किसी वस्तु के गिलास के आकार और ऊंचाई के जो गुण है उसको ये नहीं समझ पा रही है। उसको दिमाग में ये आ रहा है कि नहीं भाई, हमको स्टील के गिलास में दिया गया तो अधिक था, और हमको जब शीशे के गिलास में दिया गया है, कांच के गिलास में दिया गया है तो कम दिया गया है। मतलब बच्चा यहाँ पे कंजर्वेशन के गुण को समझने में सक्षम नहीं है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि बच्चा उलटना पलटना अभी ढंग से नहीं सीख पाया है। ठीक है। तो चलिए, हम लोग को समझ में आ गया कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो अभी जो उम्र होगा इसका छुटकी का, ये होगा 2 से 7 वर्ष। क्या होगा? 2 से 7 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। इसमें देखिए क्या बोला है। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है? प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक को व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है। अब किस तरीके के व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना यहाँ संभव होगा? तो आइए देखते हैं। ये मैं प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर, प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य देकर आप शामिल करेंगे, तो क्या यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को क्या इसमें शामिल करना संभव है? भाई सबका आप अलग अलग इक्वालिटी के अनुसार दे दीजिए। जो उसका क्षमता है, जो उसका वर्तमान शिक्षा का लेवल है, उसके रुचि के अनुसार आप उसको होमवर्क दे दिए, टास्क दे दिए। तो ये क्या यहाँ पे ऐसा व्यक्तिगत विभिन्नता को शामिल का कोई ऐसा चर्चा है? कोई चर्चा नहीं है। बी में क्योंकि यह एक आसान कार्य है, इसको भी काटना आसान कार्य नहीं है मेरे भाई। सबको साथ में, सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को साथ में बैठाना, उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सम्मान करना, क्या ये आपको आसान लग रहा है? बताइए। किसी को मान लीजिए कि इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, किसी को हिंदी समझ में नहीं आ रही है, किसी को आपको तेलुगु समझ में नहीं आ रही है, किसी को बहुत सारा भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं, और आप उस तरह के क्लास के आयोजन कर रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा है कि आसान होगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि यह एक आसान कार्य है। आसान कार्य नहीं होगा किसी व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या संभव होगा? विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर, विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर आप जब देखिए, विषम समूह कहने का मतलब होता है कि किसी तरह का एक समान समूह नहीं बनाना। एक समान समूह का क्या मतलब होता है कि अगर सिर्फ 23 तरह के बच्चे हैं तो 23 तरह के बच्चे का ही आप समूह बना दिए तो हो गया समान समूह। मान लीजिए कि अगर डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं तो उसको आप एक जगह समूह बना दिए तो हो गया समान समूह। अब विषम जो यहाँ पे दिया है समूह, इसका मतलब होता है कि सभी तरीके का बच्चे, जो इसमें डिसेबिलिटीज है, तेज है, मध्य वर्ग है, उच्च वर्ग है, या किसी भी जाति समुदाय से कोई मतलब नहीं है, सभी का एक समान समूह बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं विषम समूह में कार्य कराकर। बात समझे कि नहीं? विषम समूह में कार्य कराकर। फिर है सभी अध्यायों को समान तरीके से पढ़ाकर। सभी अध्यायों को असमान तरीके से पढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं कभी भी आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विद्यार्थियों को शामिल करना संभव नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई बच्चा समान तरीके से समझ भी जाए, बहुत सारे बच्चे समझ भी ना पाए। क्योंकि एक रूप जो आपका पठन है, एक रूप जो पाठ्य वस्तु है, वो बहुत दिक्कतें करती है। क्योंकि बच्चा के रुचि के अनुसार, बच्चा के इच्छाएं के अनुसार, बच्चा के मान के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार उसमें नहीं हो पाती है।
अब मान लीजिए किसी बच्चा को अभी हिंदी में इंटरेस्ट है, आप उसके जो किताब है वो इंग्लिश वर्जन में रखे हुए हैं, तो बच्चा को सबसे पहले इंग्लिश में आपको रुचि जगाना होगा, तब जाके वो उस विषय वस्तु को पढ़ने में इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? केवल सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को विषम समूह में कार्य कराकर, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। समाज देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है। समाज देख नहीं सकती, उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वो अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वो समझ में नहीं आता। समाज के शिक्षक को उसके लिए निम्नलिखित में से क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? अब बताइए, अब समाज के शिक्षक के लिए उसके लिए क्या करना सबसे उपयुक्त होगा, बताइए। तो देखिए, ए में समाज से बात करके समझाए कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। बी में विद्यार्थियों से बात करके उन्हें समाज से दोस्ती करने को कहे। सी में कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाए। सी में शिक्षकों के साथ बात करके सूचित करे कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वो समाज को समझ में आए। बताइए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे साथ क्या क्या सही होगा? तो देखिए, सबसे पहले समाज से बात करके समझाए कि उससे उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। पढ़ना महत्वपूर्ण समझा दीजिएगा और उसकी कठिनाई पर आप काम नहीं करें, उसकी जो समस्या का स्तर है, उसको कहाँ तकलीफ हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रहा है, उस पर काम नहीं करे तो समझाइएगा, तो बच्चा क्या होगा और चला जाएगा डिप्रेशन में। वो समझाएगा कि बस पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? मतलब उसको पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विद्यार्थी से बात करके उन्हें समाज से दोस्ती करने के लिए कहे। विद्यार्थियों से बात करने के लिए आप कहेंगे, विद्यार्थियों से बात करके आप बोलेंगे समाज से दोस्ती करेंगे, तो बच्चों में क्या आ जाएगा? सहानुभूति की भावना आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? उसके लिए बच्चा के मन में एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जम पाएगा, हीन भावना आ जाएगा, क्योंकि शिक्षक उसको बोल रहा है दोस्ती करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई उसको दोस्त नहीं बना रहा है, तभी तो आप बच्चा को बोल रहे हैं दोस्ती करने के लिए। तो इससे क्या होगा? एक दूसरे में हीन की भावना देखने को मिलेगी, तो ये भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समाज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाए, ये बात सही है, ये चल सकता है। शिक्षकों के साथ बात करके सूचित करें कि जो कक्षा में पढ़ाया जाए वो समाज को समझ में आए, तो ये बात सही है मेरे साथी। तो क्या हो जाएगा? सी और डी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही जवाब है। तो सी और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग आइए मेरे साथियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में आए और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो सभी साथियों से उम्मीद है कि सभी साथी क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब सही सही देने का काम करेंगे। तो आइए मेरे साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्या बोला है इसमें? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और इसके प्रयोग से क्या होगा? बताइए मेरे साथ, इसके प्रयोग से क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग जो होगा ना, वो कहीं ना कहीं निगेटिव माना जाएगा। क्यों निगेटिव माना जाएगा? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में जहां तक वो बच्चा को आप अवलोकन करने के लिए, क्षेत्र भ्रमण करने के लिए, चर्चा करने के लिए आप प्रोत्साहन का काम करिए। बात समझे कि नहीं? पाठ्य पुस्तक क्या होगा? उससे मतलब उसके सामने ये कम उपयोगी में देखा जाएगा, गिना जाएगा और उसको माना जाएगा। देखिए, ए में प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है। डी में सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है। विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करता है। डी में नितांत आवश्यक है। देखिए, ना ही नितांत आवश्यक है और विद्यार्थी में सहयोग को प्रोत्साहित, विद्यार्थी में सहयोग को प्रोत्साहित करने का काम ये पाठ्य पुस्तक नहीं करता है। इस सहयोग को प्रोत्साहन करने का काम जो करता है मेरे साथी, वो होगा आपका बच्चों में समूह चर्चा, क्षेत्र भ्रमण। इससे क्या होगा? बच्चा में आपको सहयोग को प्रोत्साहन देखने को मिलेगा, बच्चों में सहयोग की भावना उत्पन्न होगी, सहयोग की भावना बच्चों में जागृत होगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग। सबको सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है, सबको सम्मिलित करने का अवसर पाठ्य पुस्तक प्रदान नहीं करता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है, ये एकदम इसके अकॉर्डिंग सही है। पाठ्य पुस्तक क्या प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभावी है। ठीक है, तो बताइए कोई भी साथी को थोड़ा सा जरा सा कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे साथियों। तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास काफी पसंद आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए आज का क्लास खत्म करते हैं, क्योंकि बिना समय गवाए क्लास शुरू किए थे तो बिना समय गवाए क्लास खत्म भी करेंगे। उससे पहले सभी साथी कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि आपका 30 में सही सही स्कोर कितना आ रहा है। 30 में सही सही स्कोर कितना आ रहा है, ताकि हमें पता चले कि हमारे सभी साथियों का तैयारी हो रहा है या सभी लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं।
ठीक है मेरे साथियों। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग को कौन सा विषय पे क्लास चाहिए, हम लोग उसी विषय पर क्लास लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।